बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जिंदगी है तो सुख और दुख दोनों है, और जब दुख आता है तो हमें बहुत कष्ट होता है। लेकिन यदि हम ऐसा सोचें कि कष्ट हमें नष्ट करने नहीं आता है, बल्कि अपनी शक्ति और प्रतिभा की पहचान कराने आता है, तो कैसा रहेगा? कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भौजी का जोहार, नमस्कार। तो देर न करते हुए चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित ढेरों जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बीएयू किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मूंगफली की खेती को देगा बढ़ावा। किसानों के बीच 50% अनुदान पर कृषि यंत्र का होगा वितरण। कुल्थी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं बिरसा कुल्थी 1। अब समाचार विस्तार से। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मूंगफली की खेती को बढ़ावा देगा। ICAR जनजातीय मूंगफली शोध एवं परियोजना के तहत प्रदेश के किसानों के खेतों में मूंगफली की आधुनिक खेती की तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह योजना ICAR मूंगफली शोध निदेशालय जूनागढ़ गुजरात द्वारा लागू की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटे अनाज योजना के तहत किसानों को 50% अनुदान पर कृषि यंत्र वितरण करने की योजना है। कृषि यंत्रों का वितरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। अनुदान की राशि का भुगतान किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से होगा। आवेदन पत्र जिला कृषि कार्यालय लातेहार में शीघ्र जमा करें। किसान भाई, धान की फसलों को कीटों से बचाना आवश्यक है। कीटों के प्रकोप से धान फसल प्रभावित होता है। धान फसल में तना छेदक कीट, गंधी बग कीट, हिस्पा, पत्ती लपेटक कीट धान फसल को काफी क्षति पहुंचाते हैं। समेकित नियंत्रण कर इन कीटों से धान फसल को बचाया जा सकता है। किसान भाई, अभी हमारे खेत में मुख्य रूप से जो हम लोग धान की फसल है उसमें तना छेदक कीट ये सबसे ज़्यादा आक्रमण करता है। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं गंधी बग कीट है, ये भी हमारी फसल को काफ़ी क्षति पहुंचाता है। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं हिस्पा कीट और पत्ती लपेटक कीट, केसवर्म कीट, ये सब जो कीट हैं हमारी धान फसल को काफ़ी क्षति पहुंचाता है। और अगर हम इसका समेकित नियंत्रण करके इन कीटों से अपनी फसल को सुरक्षा दे सकते हैं। कुल्थी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में बिरसा कुल्थी 1 लगाएं। कुल्थी की खेती के लिए 2 से 3 बार देशी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। कुल्थी खेती ऊपर वाली जमीन में होती है जिसमें पानी का जमाव नहीं होता है। बुआई के समय खेत में गोबर खाद 20 क्विंटल, नेत्रजन 40 किलोग्राम, स्फूर 20 किलोग्राम और पोटाश 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिलाएं। किसान भाई खेत की पहली जुताई के लिए मोल्ड बोर्ड हल नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 40 से 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में कीट नियंत्रण के बारे में। जो किसान टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं वे विभिन्न कीटों के हमलों को रोकने के लिए टमाटर के खेत में पक्षियों को बैठने के लिए जगह बनाएं। पक्षी कीट पतंगों को खाते हैं जिससे फसल सुरक्षित रहता है। इसके लिए प्रति 10 एकड़ खेत पर एक पक्षी आश्रय स्थल जरूर बनाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। बारी है जानकारी की, तो आज की जानकारी दलहनी फसलों से संबंधित है। जी हाँ, उड़द और मूंग में लगने वाले रोग व समेकित कीट प्रबंधन कैसे करें, इस विषय पर है। तो लेते हैं जानकारी और उठाते हैं लाभ। वर्तमान मौसम में राज्य के कई किसान खरीफ दलहनी फसल उड़द और मूंग की खेती कर रहे होंगे। इन दोनों फसलों के पौष्टिक गुणों के कारण बाजार में हमेशा इनकी मांग बनी रहती है। ये मांग और इनकी कीमत ही किसान भाइयों को बेहतर मुनाफा दिलाता है। एक तरह से छोटे समय के लिए बहुत अच्छी फसलें हैं, झारखंड में अच्छे से होती भी हैं, जो हमारे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत उपयुक्त भी हैं। इनसे हमारे को जो प्रोटीन की जो कमी होती है वो पूरी करते हैं। तो जो दाल में इनमें जो यूज़ करते हैं तो किसान यहाँ पे बहुत इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है कि हम लगा देते हैं, लगाने के बाद में देखते हैं कि कई बार फसल अच्छा कुछ करते हुए अच्छा बीज अच्छा खासा उसमें इन्वेस्ट किया, बीज में इन्वेस्ट किया, बाद में बुआई में किया, लेकिन जब फूल आता है या उसके फली आ जाती है उस टाइम में अगर कोई कीट या बीमारी उसको नष्ट कर देती है तो बहुत दुख होता है। अगर ये दुख हम पहले से जानते हैं, अगर हमें पता है कि हर साल ऐसा हो रहा है, कीट बीमारी आ रही है, तो अगर हम थोड़ा सा उसमें पहले से ही प्रबंधन कर लें तो बहुत अच्छे से हम उसको मैनेज कर पाएंगे। फसलों को रोगों और कीटों से बचाने के तमाम उपायों का समन्वय ही समेकित रोग एवं कीट प्रबंधन कहलाता है। उड़द और मूंग फसल में समेकित रोग एवं कीट प्रबंधन के लिए सबसे पहले इनमें लगने वाले रोग और कीटों की पहचान तथा उसकी जानकारी रखनी होगी। अगर हम बीमारी की बात करते हैं तो बीमारी जो पत्ते रहते हैं उस पे देखिए कि कई बार लाल लाल रंग का धब्बा आता है और पूरे पत्ते पे फैल जाता है, और उन पत्तों के फैलने की वजह से जो आपका फूल से फल बनना है, जो फलन है, वो प्रभावित होता है। तो इस रूप में आप देखते हैं कि पूरा खेत पूरा ख़त्म हो रहा है। इसी में देखते हैं कि कई बार बारिश हो रहा है, आपका बारिश होते होते बारिश के बाद में जो आपका ऊपर से डंठल ऐसे सूखा हुआ दिखेगा, ऊपर से सूख गया है, उसमें कीड़ा वीड़ा कुछ नहीं रहता है, लेकिन डंठल सूख गया, कुछ कुछ जगह से डंठल सूखता है और पूरा आपको पूरे खेत में वो सूखा हुआ दिखाई देता है, जिसको हम ऊपर से सूखा हुआ भाग बोलते हैं। और ये भी एक बीमारी है। और इसके बाद में ये ऊपर से सूखना बता रहा हूँ, कई बार होता है कि जो ड्राई रोट बोलते हैं हम उसको, कि इसमें पौधा बारिश में जहाँ पानी भरा निकल गया, पानी निकलने के बाद में कुछ से पौधा मुरझाता है और पूरा पौधा सूख जाता है। खेत में देखते हैं पूरा पौधा आपको सूखा हुआ, लाइन में पौधे सूखे हुए दिखेंगे। हम उसको जस्ट थोड़ा उखाड़ते हैं, उखड़ भी जाता है जल्दी से, और उखड़ने के बाद देखते हैं कि ये तो पौधा पूरा मर गया और जड़ें इसकी पूरी सड़ गई हैं। तो यह भी एक बीमारी है जिसको ड्राई रूट रोट बोलते हैं। और ये मुख्य रूप से यही बीमारियां हैं। और इनके साथ में कई बार हम देखते हैं कि पत्तियां सिकुड़ना ऊपर से, एक ये है, और दूसरा पत्तियां ऊपर की पत्तियां आपकी पीली पड़ जाती हैं, जिसको हम येलो मोजेक बीमारी बोलते हैं, जो वायरस से होती है। दोनों बीमारियां वायरस की हैं। और इसके साथ में जो कीट हैं, कीटों में मुख्य रूप से फली छेदक में 3-4 तरह के कीट होते हैं, लेकिन हम उसको फली छेदक बोलते हैं। और होती है गांधी बग, जो गंधी बग होती हैं वो भी अपना फूलों से रस चूसती रहती हैं। और इसके साथ में आमतौर पर देखते हैं एक बड़ा सा कीड़ा जो पीछे में लाल और काली उस पर लाल और सफ़ेद धारियाँ जैसा दिखता है, काला रंग पीछे रहता है, जिसको हम ब्लिस्टर बीटल बोलते हैं। आप खेत में जाएंगे तो कुछ जगह में कीड़ा होता है, लेकिन ये फूल खाता है, दिन में 200 से 300 फूल खा जाता है। तो ये कीड़ा जिसको ब्लिस्टर बीटल बोलते हैं मुख्य रूप से। और इसके साथ में लाही भी जब मौसम में
अगर बारिश रुक जा रहा है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो लाही भी आप बहुत ज़्यादा उसका प्रकोप देखते हैं। सफ़ेद मक्खी, लाही, ये रस चूसने वाले कीट हैं, इनका प्रकोप आपकी फसल में होता है। अन्य फसलों की तरह उड़द और मूंग में भी ज्यादातर रोग बीज जनित होते हैं, यानी स्वस्थ उपज के लिए स्वस्थ बीज होना बेहद जरूरी है। उड़द और मूंग फसल को रोग एवं कीट मुक्त रखने में सबसे कारगर है बीजोपचार। कि जब आप अगली बार बुआई करते हैं तो आप अपने बीजों को उपचारित करके बोएं। पहला, क्योंकि मूंग उड़द में जितना भी है वो बीज जनित बीमारियां काफ़ी हैं। अगर हम पहला ये करते हैं कि जितना बीज है वो वहीं से कलेक्ट करें जहाँ पे ये बीमारियां नहीं थी। दूसरा, बीज को उपचारित करके बोएं। पहले आप किसी कवक जो फंगस जो है कवकनाशी उससे उपचारित करें। उसके बाद में आप जो आपका ट्राइकोडर्मा है या फिर कीटनाशक कुछ कीटनाशक हैं, जैसे आप घोंचू से या जो घोंचू इमिडाक्लोप्रिड का मिलता है, थायोमिथाक्साम है, उनसे उपचारित करके उसके बाद में ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोडर्मा के साथ में आप जितना भी जो जीवाणु को बढ़ाता है, इनमें गांठें बनाते हैं, उनका आप प्रयोग करें। लेग्यूमिनस जो क्रॉप्स होती हैं उनमें आपको इससे उपचारित करना चाहिए। उड़द और मूंग की खेती बरसात के मौसम में होती है। इन दोनों फसलों में जल जमाव से भी कई रोग और कीट लगने का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए खेत में नाली बनाकर जल निकास की व्यवस्था करें। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खेत में ज़्यादा पानी रुकने मत दीजिए। पहला, पानी की निकासी अच्छे से हो। जिस खेत में आपको पहले लाल लाल धब्बे वाली बीमारी दिख रही है तो आपको लग रहा है ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपका पौधों में के बीच में दूरी सही नहीं है, ज़्यादा क्राउडेड है, तो उखाड़ आप सकते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप एक एजोक्सिस्ट्रोबिन 1 ml प्रति लीटर पानी का एक छिड़काव करिए। उससे आपका क्या होगा कि जो बीमारी है वो रुक जाएगी। आपका जो रस्ट है और जो एंथ्रेक्नोज बीमारी है उस दोनों इस छिड़काव से रुक जाएगी। और दूसरा है कि कई बार जो मैंने बोला येलो वेन मोजेक आता है, उस बीमारी को फैलाने वाला बीमारी का जो वाहक होता है ये होती है सफ़ेद मक्खी। उस मक्खी से रोकना इम्पोर्टेंट है, लेकिन बीमारी एक पौधे से दूसरे पौधे में फैल रही है, तो सबसे अच्छा उपचार है कि जो रोग ग्रसित पहले आपको 1-2 पौधा खेत में दिख रहा है उसको तुरंत रूप से उखाड़ करके फेंक दें और जला दें। उस बीमारी से फैलने के लिए जो सफ़ेद मक्खी है उसकी रोकथाम के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करें, तो वो सफ़ेद मक्खी आपको वहाँ फैलने से भी रोकेगी कीट को, और जो और कीट हैं जैसे रस चूसने वाले जो लाही की मैंने बात की वो भी रुक जाएगा। और इसके साथ में सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता रहा था कि एक कीड़ा जो फूलों को खाता है, 1-2 आपको दिख जाएगा। उन फूलों को खाने वाले कीड़ों को आपको हाथ से पकड़ना सबसे अच्छा उसका उपचार है। हाथ से पकड़ करके कैरोसिन का तेल थोड़ा सा लेकर के पानी में डाल के रखे, उसमें डुबो के फेंकते जाइए और डूब के मर जाएगा। सलगिस कीड़ा होता है, बहुत सारा दिख जाएगा, पकड़ के उसमें डालते जाइए। सफेद मक्खी उड़ने वाले कीट होते हैं जिससे येलो मोज़ैक रोग फैलता है। येलो मोज़ैक रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जला दें, जबकि सफेद मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए अनुशंसित मात्रा में इमिडाक्लोप्रिड दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। किसान भाई बहुत कम जान पाते हैं कि जैसे हम लाही है, लाही के ऊपर में मित्र कीट जो उसका शत्रु होता है कीट का, लेकिन हमारे लिए मित्र होता है, वो लाही को बहुत खाता है। उसके साथ में जो फली छेदक कीट हैं उनको खाने वाला क्राइसोपरला है जो हमारे लिए मित्र कीट है। इनकी संख्या कई बार बहुत अच्छी होती है खेत में, हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। अगर इनकी संख्या है तो अपने आप ये कंट्रोल कर लेंगे। अगर कीटनाशकों का आपको छिड़काव करना है तो बहुत इनकी संख्या एकदम से, अगर हमारे जो शत्रु कीट हैं उन जो या शत्रु कीट या बीमारियां हैं उनकी बढ़ जाए उसके बाद में ही करें। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ही कीट हैं लेकिन हमारे मित्र कीटों की संख्या भी अच्छी है तो फिर आप छिड़काव न करें। अगर छिड़काव करना है तो शाम के समय में करें, बहुत ज़रूरी है तब, और उस समय भी करें जब उनकी गतिविधि जो हमारे मित्र कीटों की कम रहे। उड़द और मूंग के पौधों के कोमल अंगों से रस चूसने वाले कीट, तना छेदक कीट और फल छेदक कीटों की रोकथाम के लिए जैविक विधि अपनाएं। जैविक उपचार में आप नीम का तेल, करंट का तेल, NPV,
कवकनाशी और कीट फंदा यानी ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावे शत्रु कीटों को मारने वाले मित्र कीटों के संरक्षण पर ध्यान देकर कीट प्रबंधन में मित्र कीटों की भी मदद ले सकते हैं। बारी है दूसरी जानकारी की। तो आज की दूसरी जानकारी है उन्नत मछली पालन हम कैसे करें, इसकी तकनीक के बारे में। तो आइए लेते हैं जानकारी। मछली पालन हमेशा आमदनी देने वाला रोजगार है। मछली पालन को एटीएम कहा जाता है, यानी आपके तालाब में मछली है और आपको पैसों की जरूरत हुई तो आप तालाब की मछली बेचकर तत्काल धन प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता, आय बढ़ोतरी और स्वरोजगार का सबसे सशक्त माध्यम है मछली पालन। मछली पालन का व्यवसाय जो है वो आज के समय में बहुत ही प्रचलित हो रहा है। यह स्वरोजगार एवं रोजगार सृजन करने के लिए, साथ में आर्थिकी को बढ़ाने के लिए, और सबसे बड़ी बात जो है कि अभी जो आत्मनिर्भरता की बात हो रही है या आय दुगुनी की बात हो रही है इस समय के कार्यकाल में, तो निश्चित तौर पर उसमें मछली पालन एक सशक्त कृषि माध्यम है जिससे कि आप उत्पादन अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसकी तकनीकी जानकारी जो है यह आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो खास करके जब हम इसमें मछली पालन की हम बात करें तो मछली पालन में खास करके किसान भाइयों, आपको जहाँ जलाशय क्षेत्र हैं, जहाँ पे कि आपके पास सालों भर पानी रहता है, तो वहाँ पे, और ख़ास करके गर्मी की मौसम में अगर 3 से 4 फीट तक भी पानी रहती है तो वह जलाशय जो है वह मछली पालन के हेतु काफ़ी उपयुक्त होता है। और ख़ास करके इसमें आप देखेंगे कि मछली पालन के लिए जो आपकी तकनीकी जानकारी है, यह जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा आपकी आमदनी और आपकी उपज जो है अधिक प्राप्त नहीं हो पाएगी। खास करके जब हम इसमें मछली पालन की बात करते हैं किसान भाइयों, तो इसमें हम देखते हैं कि आपका तालाब का संचयन, पूर्व प्रबंधन, संचयन के समय प्रबंधन, जब आप मछली डालते हैं, और संचयन मछली डालने के बाद संचयन के पश्चात क्या प्रबंधन होनी चाहिए, तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। उन्नत मछली पालन के लिए चरणबद्ध तरीके से 3 अवस्थाओं की तैयारी पर ध्यान देना होगा। पहला चरण है तालाब में मछली बीज डालने से पहले की तैयारी। दूसरा चरण है मछली बीज डालने के दौरान की तैयारी और तीसरा चरण है मछली बीज डालने के बाद का प्रबंधन। इसमें मछली बीज संचयन से पहले तालाब की अच्छी तरह से सफाई करें। खास करके जब आप मछली पालन के लिए आप तालाब जलाशय में आप जाते हैं तो सबसे पहला काम किसान भाइयों यह होता है कि उस तालाब की सफाई बहुत ही आवश्यक हो जाती है। तालाब की सफाई में खास करके आप देखेंगे कि इसमें जितने जलीय पौधे होते हैं या ये होते हैं, और ख़ास के जो अवांछित मछलियां होती है, जो वायुश्वासी मछलियां होती हैं, जैसे गड़ई, मांगुर, सिंघी, तो ये सभी जो होते हैं इनका उन्मूलन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जैसे आपकी बुआरी उसमें रह गई या कोई मांसाहारी मछलियां रह गई, तो वह आपके जो जीरा का संचयन करते हैं, तो वह आपके लिए वह जो जीरा का संचयन है उसका वो भक्षक हो जाती है और आपके पास उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में आपको खास करके जो आप मछली पालन, जो आप जीरा संचयन के पूर्व तालाब की या तो मानवीय विधि से आप जलीय पौधों को आप सफाई कर दें, या फिर रासायनिक विधि से जैसे कि है महुआ की खल्ली, जैविक विधि से, तो यह करीब प्रति एकड़ में आपको लगभग 10 क्विंटल यानी 1000 किलो, 1 टन की आवश्यकता पड़ती है। और यह आप अपने तालाबों में इसको भिगो करके आप डाल दें, तो इससे क्या होता है कि 2 से 3 घंटे में जितनी अवांछित मछलियां रहती हैं वह आपके सतह पे आ जाएंगी और उसको आप जाल के माध्यम से बाहर निकाल सकते हैं। तो यह तो एक विधि होती है जो जैविक विधि है। और रासायनिक विधि में भी किसान भाइयों, आप ब्लीचिंग पाउडर आती है मार्केट, तो उसका इस्तेमाल आप जैसे कि 200 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका करें, और इससे भी मछलियाँ जो होती हैं अवांछित वो सभी निकल जाती हैं और उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन किसान भाई, उसमें आपको विशेष ध्यान की ज़रूरत होती है कि जब आप कोई इस तरह की रासायनिक का इस्तेमाल करते हैं तो उसका पानी में असर लगभग 10 से 15 दिनों तक रहता है। तो यह उपयुक्त होगा कि संचयन आप 20 दिन के बाद ही करें उस तालाब में जिसमें कि आपने इस तरह से रासायनिक का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से आप संचयन के पूर्व तालाब में आप बढ़िया से इन जलाशय की सफाई कर लें और उसके बाद इसमें आप जो है आप मछली का संचयन करें। अब तालाब में मछली बीज डालने के समय की जरूरी बातों को जान लें। मछलियों की कुछ प्रजातियां तालाब के ऊपरी तल, कुछ प्रजातियां बीच में और कुछ प्रजातियां निचले तल में रहना पसंद करती हैं। इसी आधार और अनुपात में भारतीय मेजर कॉर्प और ग्रास मेजर कॉर्प वाले मछली बीज तालाब में डालें। संचयन में भी किसान भाइयों आप इसका विशेष ख्याल रखें, खास करके कि इसमें आप जो है हमारी इंडियन मेजर कार्प की जो डिफरेंट ये कॉम्बिनेशन है, तो उसका ज़रूर आप उसका अनुपात का ख्याल रखें। जैसे इंडियन मेजर 2:1:1 कहने का मतलब है जैसे प्रति हेक्टेयर है तो अंगुलिकाएँ साइज़ की जो हमारी मछली का जीरा होता है
तो इसको आप 10,000 की संख्या प्रति हेक्टेयर या फिर प्रति एकड़ की बात करें तो 4,000 की संख्या आप इसमें डालें। और ख़ासकर डालने में अनुपात आप सभी तरह के मिश्रणों का, जो मछलियाँ जैसे सरफेस फीडर होती हैं, कॉलम फीडर होती हैं, बॉटम फीडर होती हैं, तो जैसे उसमें आप देखेंगे जैसे कि रोहू है तो रोहू कॉलम फीडर है, तो इसकी आप अगर प्रति एकड़ की बात करें तो करीब 1200 की संख्या में आप डालें। और इसमें जैसे बॉटम फीडर जो सतही मछलियाँ होती हैं जैसे कि मृगल है, तो इसको जो है आप 800 की संख्या में डालें। और इसी तरह से जैसे कतला है जो सरफेस पे रहती है उसको 800 डालें, तो इस तरह से आपका 2000 हो जाता है। और बकिया मछली जैसे होती है कॉमन कार्प है तो इसको 500 की संख्या में प्रति एकड़। और जैसे आपका सिल्वर कार्प है 400 और आपका ग्रास कार्प है तो 300, तो इस तरह से 4000 की संख्या आप प्रति एकड़ में डालें। तो यह क्या होता है, मछली के सभी सतहों से अपनी भोजन लेती हैं। मछलियाँ जितनी स्वस्थ, जितनी बड़ी, पुष्ट और वजनदार होंगी, मछली पालकों को उतना ही अधिक मुनाफा होगा। इसके लिए बेहतर आहार प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। मछलियों के बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर बढ़वार के लिए उन्हें प्राकृतिक आहार के साथ साथ पूरक आहार भी दें। लेकिन बीज संचयन से 20 दिन पहले तालाब में अनुशंसित मात्रा में गोबर, DAP और चूना डालें। और खास करके जब आप संचयन कर लिए होते हैं तो किसान भाइयों, आपको यह नहीं कि आपके प्राकृतिक आहार पे ही आप तालाब में मछलियों के पूरक आहार जो छोड़ दें। उसमें क्या है कि आपको जैविक और आपको रासायनिक दोनों खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। खास करके जब आप ये स्टॉकिंग कर रहे होते हैं तो स्टॉकिंग से 20 दिन पहले आप कम से कम उसमें गोबर जो है, ताज़ी गोबर जो होती है वो आप 800 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसमें DAP 8 किलो और चूना 200 किलो आप इसमें डाल दें। और इससे डालने से क्या होता है कि आपकी जलाशय जो है उपयुक्त हो जाती हैं। और प्रति माह जैसे हम कहते हैं, तो अगर उत्पादन तकनीक से आपको अधिक उत्पादन लेना होता हो तो उसमें प्रति महीने जो है 400 किलो लगभग ताज़ी गोबर, 8 किलो DAP और 50 किलो लगभग आपको उसमें चूना का प्रयोग करना चाहिए। और किसान भाइयों, खास करके आप विशेष ख्याल रखें कि जब आपकी तालाब में आप देखेंगे हरी काई टाइप की ऊपर आ गई हो तो यह पूरक आहार ऊपर से आपको देने की आवश्यकता नहीं है। जब वो नॉर्मल होता है तब आप दें। तो इस तरह से जैसे चूना का भी प्रयोग करते हैं तो वह ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती है। और साथ में इनके अलावा भी अभी अगर सघन मछली उत्पादन की तकनीक जो बात हो रही है तो इसके साथ साथ आपको प्राकृतिक आहार साथ आपको पूरक आहार भी देने की आवश्यकता हो जाती है। खास करके जैसे कि हमारी वेस्टेज जैसे सरसों की खल्ली हो गई या हमारी चावल की भूसी हो गई, तो इसको 1:1 के रेशियो में अनुपात में आप इसको रात भर भिगो दें और उसके बाद इसको आप जलाशय में इसको आप करें। और ख़ास करके जब आप मछली को भोजन भी देते हैं तो जैसे जूट बैग होती है तो जूट बैग के ऊपर आप इसको जो आपका भिगोया हुआ है उसको आप रख लें। और इसकी जो एप्लीकेशन का जो तरीका होता है उसमें क्या है कि तालाब के चारों तरफ या बीच में आप इसको डालें ताकि मछलियाँ आएंगी और इसको नीचे से पंचर करती हैं और तब उनको भोजन प्राप्त होता है। किसान भाई अक्सर हाँ क्या करते हैं कि इसको तालाब में फेंक देते हैं, तो फेंकने से क्या होता है आपका बहुत सारा नुकसान भी होता है, मछलियों को प्रॉपर नहीं मिल पाता है। और इसका विशेष ख्याल रखें कि जो आपकी सुबह में आधी मात्रा दें और शाम में आधी मात्रा दें। मछली पालक भाइयों, विशेषज्ञ द्वारा बताए गए तकनीकी जानकारी का लाभ लेते हुए उन्नत मछली पालन करें। निसंदेह मछली पालन से आप ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने में सफल होंगे। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? जी हाँ, जानकारियाँ हमारे पास और भी है, लेकिन अगली जानकारी हम आपको अगले अंक में ज़रूर दिलवाएंगे, ये हमारा वादा है। तब तक आप कागज़ और कलम उठाइए ताकि हमारा पता नोट कर सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।